वेलकम लर्नर, मैं हूँ शिवाजी देवनाथ। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो या जावास्क्रिप्ट डेवलपर का काम करना चाहते हो तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट में बहुत सारा चीज़ें रहता है। तो उसी बारे में मैं बात करूँगा। तो जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट एक ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे 2025 आज के डेट में जावास्क्रिप्ट एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको सीखने के बाद आपको फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो जॉब है वो तो पक्का होगा ही। साथ ही साथ आप बहुत सारी चीज़ जावास्क्रिप्ट डेवलपर होने की वजह से ही आप हो कर पाओगे। क्योंकि जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट में ऐसा चीज़ें हैं जो बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर को किसी भी फील्ड में काम करने के लिए मतलब उसको इनेबल करता है। मतलब बेसिकली आप एज़ जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनते हो, अगर एक बार आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन जाते हो, तो जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनने के बाद आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कुछ भी बनाने बोलो, आप बना सकते हो। मतलब वेबसाइट बनाना है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है, बैक एंड डेवलपमेंट करना है, कुछ भी मतलब बेसिकली जो भी टेक्नोलॉजी आज के डेट में आप देखते हो, जो भी काम देखते हो, जो भी सॉफ्टवेयर देखते हो, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जो आप एक बार जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन जाने के बाद आप कर नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पे मैं आज वही बात बोलने वाला हूँ कि अगर जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना है, तो जावास्क्रिप्ट डेवलपर का जो रोड मैप है, वो क्या है? और उसके साथ-साथ कौन-सी टेक्नोलॉजी जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है और कौन-कौन सी चीज़ सीखना चाहिए या जानते हो, वो बताना। ठीक है? तो मैं चलता हूँ अपना स्क्रीन में और उसमें मैं धीरे-धीरे करके सारा चीज़ बताएँगे। ठीक है? तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन में। तो यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ कि जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक डेवलपमेंट इन 2025। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को जो मेन जो पार्ट होता है, वो क्या-क्या चीज़ है। तो जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट में मेनली फ्रंट एंड आता है, बैक एंड आता है, बिल्ड टूल आता है, सीएसएस प्रोसेसर जो है ये एक्चुअली सीएसएस वाला फ़ाइल के लिए मेनली यूज़ होता है, बट ये भी जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ रहता है, इसका बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद यूटिलिटीज़ कुछ है, डेटाबेस है, मतलब जितने भी तरह का हम लोग डेटाबेस जानते हैं, वो हम लोगों को यहाँ पे उसके जो लाइब्रेरी है मिल जाता है। ओआरएम है, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैनेजर या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजर या ऑब्जेक्ट डेटा मैनेजर ओडीएम बोलते हैं, ठीक है? तो उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन, सीएमएस, रेडीमेड सीएमएस हम लोगों को मिलता है, जहाँ से हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है। वर्ज़न कंट्रोल ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सीआई/सीडी तो सुना होगा, तो सीआई/सीडी वाला पार्ट जो है, वो भी जावास्क्रिप्ट डेवलपर जो लोग होते हैं, उन लोगों के लिए ज़रूरत पड़ता है। टेस्टिंग एक बहुत बड़ा चीज़ है जो एक्चुअली टेस्टिंग मतलब अगर आप टेस्टिंग प्रोफ़ेशनल में जाना चाहते हो या टेस्टर जो लोग ऑलरेडी है, वो लोगों को टेस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें जानना पड़ता है, जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का ही एक साइड रोल होता है। उसके बाद डेवलपमेंट नहीं डिप्लॉयमेंट मतलब जहाँ पे हम लोग सर्वर में ऐप को मतलब लॉन्च कर सकते हैं। तो उसके लिए डिप्लॉयमेंट वाला प्रोसेस है। उसके बाद तो अभी तो पता ही है एआई एमएल का ज़माना है, तो एआई एमएल का भी बहुत सारा लाइब्रेरी और पैकेजेस जावास्क्रिप्ट के अंदर रहता है। और ख़ास करके और एक चीज़ जो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में भी जावास्क्रिप्ट बहुत ही अच्छा काम करता है। तो बेसिकली ये तो है सारा। इसके अलावा मेनी मोर मतलब जावास्क्रिप्ट में इतना सारा लाइब्रेरीज़, इतना सारा पैकेजेस, इतना सारा चीज़ें हैं कि अ, मतलब आपको कितना गिनाऊँ? मतलब खत्म नहीं कर सकते। बट तब पर भी हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन-कौन सी तरह का कैटेगरीज़ हम लोगों के पास होता है। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनते हैं और जावास्क्रिप्ट डेवलपर में ये जो है ना, ये एक बार आइडिया बन जाने के बाद ना, आपको सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं बोलूँगा कि सब कुछ आप सीख पाओगे। डेफ़िनेटली ज़रूरत नहीं है या मतलब ज़रूरत पड़ेगा तो डेफ़िनेटली कर लोगे।
बट जानना तो चाहिए ना कि क्या-क्या चीज़ें होता है जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट में। तो इसीलिए मैंने ये जो टॉपिक है मैं कवर कर रहा हूँ। तो फ्रंट एंड में क्या-क्या चीज़ें आता है वो देखते हैं। तो फ्रंट एंड में बेसिकली जैसे हम लोग एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ये तो कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल में मेनली कुछ टेम्पलेट इंजन रहता है। तो बेसिक जो टेम्पलेट हम लोग बनाते हैं, वो होता है एचटीएमएल5 में, जो 2014 के बाद से ये एक्चुअली आ गया था। उसके बाद से अभी पार्क जेएस, हैंडलबार जेएस ऐसे बहुत सारा जो टेम्पलेट इंजन है नॉट ओनली जेएस टेम्पलेट इंजन किसी भी लैंग्वेज पे ये टेम्पलेट इंजन मिल जाता है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो टेम्पलेट इंजन है, एचटीएमएल के ऊपर बेस करके, वो मैंने बताया है। ठीक है? इस मतलब यहाँ पे तो सिर्फ़ 2 ही ऑप्शंस दिखा है, बट इसके अलावा भी बहुत सारा है। बट ये दोनों को अगर नॉलेज है, ये दोनों समझ आ जाता है, तो डेफ़िनेटली बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा टेम्पलेट इंजन के बारे में। उसके बाद आता हूँ सीएसएस में। जो सीएसएस है, वो नॉर्मल सीएसएस है। नॉर्मली हम लोग जो सीएसएस यूज़ करते हैं, वो तो है। बट सीएसएस का थोड़ा-सा अपग्रेडेड वर्ज़न है। अगर प्रोग्रामेटिकली हम लोग सीएसएस को यूज़ करना चाहते हैं, तो सैस, लेस, स्टाइलस ये सारा होता है एक सीएसएस डेवलपर के लिए। तो मैं थोड़ा-सा इसका जो लाइब्रेरी एक्सपेंशन जो है मैं उसको ऑफ कर दिया, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा ट्री बन जाएगा। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जो लाइब्रेरीज़ होता है, कितना तरह का लाइब्रेरीज़ होता है। तो जावास्क्रिप्ट में मेनली क्या होता है हम लोग नॉर्मल कुछ लाइब्रेरीज़ देखते हैं जो हम लोगों को डेली यूज़ेज़ के लिए या कुछ छोटा-मोटा काम के लिए या बड़ा काम के लिए भी हम लोग इस लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे बढ़िया जो लाइब्रेरी है जो होता है जेक्वेरी। जेक्वेरी किसी भी काम के लिए हम लोगों को जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड यूज़ करना है, इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के बारे में अगर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज ना हो, तब पर भी हम लोग अगर जेक्वेरी यूज़ करते हैं तो हम लोग का जो काम है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और बहुत कॉम्पैक्ट होता है। तो इसलिए जेक्वेरी जो है, ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन जेक्वेरी के साथ-साथ यहाँ पे अल्पाइन जेएस जो है, ये भी काफ़ी बढ़िया लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी क्या करता है, एचटीएमएल, सीएसएस के साथ ऐसे कंबाइन होकर काम करते हैं, जिसमें हम लोगों का जो डोम मैनिपुलेशन होता है, मतलब जावास्क्रिप्ट का मेन पर्पज़ जो था, वो फ्रंट एंड में यूआई को अपडेट करना इंटरैक्टिव बनाना। तो उस काम को बेहतर करता है जेक्वेरी और अल्पाइन जेएस, बहुत ही बढ़िया से। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि अल्पाइन जेस कैसे काम करता है, jQuery शायद जानते होंगे। तो अल्पाइन जेस कैसे काम करता है तो मैं अल्पाइन जेस के बारे में ज़्यादा कुछ अभी तक ट्यूटोरियल मैंने दिया नहीं हूँ। अगर आप जानना चाहते हो तो डेफ़िनेटली मैं कर दूँगा। देखते हैं कितना लोग जानना चाहते हैं। तो उसके बाद चार्ट.js बेसिकली क्या होता है जब भी हम लोगों का कोई भी तरह का मतलब डेटा है जिसको एनालिटिकल स्ट्रक्चर में सेट करना है, उसके लिए चार्ट.js की ज़रूरत पड़ता है। काफ़ी अच्छा लाइब्रेरी है। D3.js सेम जैसा ही है, चार्ट.js जैसा ही। ये थोड़ा-सा मतलब चार्ट.js से बहुत ज़्यादा हाइली चीज़ें हैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ मतलब बहुत सारा चीज़ है डी3 में और डी3 में बेसिकली हम लोगों का मतलब ये काइंड ऑफ एक ग्राफिक्स लाइब्रेरी जैसा है और उसमें बहुत सारा चीज़ें हैं, ठीक है? उसके बाद 3JS बेसिकली हम लोग अगर 3 डायमेंशन वाला कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिसमें 3D ज़्यादा रहता है उस चीज़ को रेंडर करने के लिए, बिल्ड करने के लिए हम लोग 3JS यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली 3JS एक ऐसा प्रोसेस है जो बेसिकली ओएफजीएल को यूज़ करता है। ओएफजीएल बेसिकली जैसे हम लोगों के पास ग्राफिक्स लाइब्रेरी होता है डेस्कटॉप में, वैसे ही सेम चीज़ ब्राउज़र के अंदर भी रहता है, जो 3GL ये सपोर्ट करता है। मतलब 3GL बेसिकली वो ग्राफिक्स लाइब्रेरी को यूज़ करके 3D रेंडर का जो काम है वो करता है। तो इससे ज़्यादा इसलिए यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी होता है अगर आप 3D वाला एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तब। उसके अलावा भी बहुत सारा लाइब्रेरीज़ है मतलब इतना ज़्यादा लाइब्रेरी है कि 1000 से ज़्यादा मतलब क्या बोले 20,000 से ज़्यादा लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो इसीलिए 20,000 जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी तो हम लोग सीख नहीं सकते या समझना भी मुश्किल होता है। तो इसीलिए बहुत सारा जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो मैंने यहाँ पे कुछ ही चीज़ हम लोग मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, जो एक्चुअली मैंने भी काम किया हूँ, कभी ना कभी और ज़रूरत पड़ता है, ये सारा चीज़ एज़ ए जावास्क्रिप्ट डेवलपर काम करने के लिए। उसके बाद आते हैं
जेएस और टीएस फ्रेमवर्क। जेएस, टीएस मैंने क्यों लिखा? जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट, टीएस मतलब टाइपस्क्रिप्ट। बेसिकली फ्रेमवर्क जब हम लोग यूज़ करते हैं तो फ्रेमवर्क में बेसिकली क्या होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ता है। जब हम लोग प्रॉपर स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं रहता है, तो डेफ़िनेटली हम लोगों को एक फ्रेमवर्क अगर मान के काम करें तो उसमें टाइपस्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग जब भी प्रोग्राम करते हैं उसमें दिक्कत ना आए, वो डेटा टाइप्स चेक करता है। तो इसीलिए टाइपस्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर सबसे बढ़िया फ्रेमवर्क जो है, वो होता है एंगुलर फ्रेमवर्क। तो एंगुलर के ऊपर मैंने एक ट्यूटोरियल स्टार्ट किए थे, बट मैंने देख रहा हूँ कि आप लोगों का उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो इसीलिए मैंने ट्यूटोरियल को थोड़ा-सा पॉज़ करूँगा। अगर आप लोग चाहते हो तो डेफ़िनेटली मैं उसका सीरीज़ बनाएँगे, बट अगर आप लोगों को मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए एंगुलर सीखने के लिए क्या-क्या चीज़ सीखना चाहिए, उसके लिए एक रोड मैप चाहिए, तो मैं रोड मैप बना के दे सकता हूँ। तो उसमें आप लोगों को भला होगा। अ, चाहो तो आप लोग खुद ही सीख सकते हो, और अगर आप बोलोगे तो मैं कुछ ट्यूटोरियल बना दूँगा। डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि मैं वीडियो बनाएँगे और आप लोग देखोगे नहीं तो करके क्या फ़ायदा? उसके बाद रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस भी एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी बोल सकते हैं, बट इसको फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इसका स्ट्रक्चर भी होता है, और लाइब्रेरी इसलिए है क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन के साथ हम लोग इसको मर्ज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क दोनों तरीके से ये काम कर सकता है। Vue.js ऑलमोस्ट सेम जैसे ही है, बट Vue.js रिएक्ट जैसा लाइब्रेरी नहीं है, बट रिएक्ट जैसे कुछ फीचर्स इसके अंदर है, और साथ ही साथ एंगुलर जैसा फीचर्स भी इसके अंदर है। तो इसीलिए ये जो Vue.js है, ये दोनों का अ कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए ये दोनों ऑलमोस्ट सेम काम करता है। सैवलेट ये काफ़ी अच्छा एक मतलब फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। लेकिन ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, उसी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे एज़ प्रोग्रामिंग पर्पस यूज़ करता है। बट इसका जो टेम्पलेट इंजन है काइंड ऑफ Vue.js के साथ मैच करता है। तो इसीलिए ये Vue.js का फ्लेवर इसके अंदर है, और साथ ही साथ इसका जो कोडिंग वाला पार्ट जो है, वो बहुत ही ज़्यादा जावास्क्रिप्ट नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज़ करते हैं, उसके साथ मैच करता है। तो इसकी वजह से ये वाला जो है, ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है, बट इंडस्ट्री में इसका रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। लीड जेएस ये भी एक अलग सा जेएस लाइब्रेरी है, जो अ, काफ़ी हद तक रिएक्ट जैसा इसका इम्प्लीमेंटेशंस था। और ये काफ़ी फ़ास्ट और स्मॉलेस्ट लाइब्रेरी है, जो बेसिकली हम लोगों का जो एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन, उसको डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। बट ये इसका जो प्रोसीड्यूर है, ये कंप्लीटली टाइपस्क्रिप्ट के साथ मैच करता है, क्योंकि इसका जो डेकोरेशन है और इसका जो प्रोसेस है, ये क्लास फ़ास्ट होता है। तो इसलिए इसका जो प्रोसीड्यूर है, ये क्लास के थ्रू ही हम लोगों का पूरा काम स्टार्ट होता है, जो रिएक्ट में हम लोग फंक्शंस के थ्रू अभी काम करते हैं। तो यहाँ पे क्लास वाला जो सिंटैक्स है वो ऑब्सोल्यूट है, वो अभी यूज़ नहीं होता है। तो लीड जेएस उसका अल्टरनेट अ, बन के हम लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क अभी है और आने भी वाला है। तो उस ये था फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क। उसके बाद कुछ टेम्पलेट इंजन। टेम्पलेट इंजन में डेफ़िनेटली मैंने पार्क.जेएस पहले भी बात किया था, तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट इंजन जो है, जैसे कि ई.जेएस, पार्क.जेएस। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्यों एचटीएमएल, पार्क.जेएस और हैंडलबार लिखा? क्योंकि ये जो तीनों चीज़ है ना, ये तीनों चीज़ का जो पैटर्न है, ये ऑलमोस्ट अलग-अलग पैटर्न है, और ये तीनों पैटर्न अगर समझ आता है ना, तो किसी भी तरह का टेम्पलेट इंजन जो है, मतलब यहाँ पे जो टेम्पलेट इंजन का मैंने बात किया हो, किसी भी तरह का टेम्पलेट इंजन के साथ ये मैच कर जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, ईजेएस जो है, ईजेएस बेसिकली जो हैंडलबार जेएस है, जो जिसको एचबीएस बोलते हैं, उस तरह वही सेम चीज़ है ऑलमोस्ट। थोड़ा-सा सिंटैक्स जो है थोड़ा-सा चेंजेस आता है। पार्क.जेएस जो है, ये कंप्लीटली अलग तरीके से लिखना पड़ता है। ये लगभग पाइथन कोड जैसा है, मतलब ये लिखने का प्रोसेस है। तो ये काफ़ी अच्छा टेम्पलेट इंजन है, और एक बार अगर इसमें हैबिचुएट हो जाते हो, तो डेफ़िनेटली आप इसको ही ज़्यादा प्रेफ़र करोगे नॉर्मल एचटीएमएल लिखने से ज़्यादा। तो ऐसा है। तो इस तरह का कुछ टेम्पलेट इंजन है, इसके अलावा भी बहुत सारे टेम्पलेट इंजन हैं।
जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। इसके बाद है सीएसएस फ्रेमवर्क। सीएसएस फ्रेमवर्क मैंने क्यों यहाँ पे डाला, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट करना है तो सीएसएस फ्रेमवर्क क्यों? क्योंकि बेसिकली जब हम लोग फ्रंट एंड में काम करते हैं एज़ जावास्क्रिप्ट डेवलपर, नॉट ओनली जावास्क्रिप्ट डेवलपर, हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डेवलपर है जहाँ पे हम लोग एज़ फुल स्टैक डेवलपर काम करना चाहते हैं, तो हम लोगों को ये जो है ना फ्रंट एंड वाला बेसिक है। तो इसीलिए क्या है, किसी भी तरह का फ्रंट एंड डेवलपर आ जाए, सबके लिए सेम चीज़ है। तो यहाँ पे सीएसएस फ्रेमवर्क जो है ये डेफ़िनेटली ज़रूरत पड़ेगा। बूटस्ट्रैप है, जो बेसिकली हर कोई थोड़ा या ज़्यादा यूज़ किया हुआ होगा, बूटस्ट्रैप। उसके बाद टेलविंड सीएसएस जो है, टेलविंड सीएसएस काफ़ी अच्छा एक सीएसएस प्रोसेस है, जो हम लोग आज के डेट में नॉर्मल सीएसएस से अच्छा अगर टेलविंड सीएसएस यूज़ करते हैं, तो डेफ़िनेटली हम लोगों का जो यूआई वाला जो सीएसएस एप्लीकेशन जो है, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। टेलविंड सीएसएस में टेलविंड सीएसएस एक ऐसा टाइप का सीएसएस है, जिसको यूज़ करने के लिए 100% नोड.जेएस एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए विदाउट नोड.जेएस हम लोग टेलविंड सीएसएस यूज़ नहीं कर सकते। और इसका और एक ब्यूटी है कि हम लोग किसी भी लैंग्वेज में जब हम लोग काम करते हैं, उसका फ्रंट एंड में अगर काम करना है, तो टेलविंड सीएसएस काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करता है स्टाइलिंग के मामले में। तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छा है। मेटेरियल यूआई जो है, मेटेरियल यूआई बेसिकली अ, एक ऐसा फ्रेमवर्क है, मतलब बेसिकली एक इसका एक डिज़ाइन पैटर्न है। मेनली ये एक डिज़ाइन पैटर्न है, जो गूगल ने प्रोवाइड किया था। तो गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो यूआई है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उस यूआई को बहुत ज़्यादा लोग प्रेफ़र करते हैं, पसंद करता है। तो इसी वजह से मेटेरियल यूआई जो है, ये एक अलग टाइप का डिज़ाइन्स पैटर्न है। इसका मतलब नहीं है कि ये एक्चुअली कोई एक फ्रेमवर्क में आता है। ये मल्टीपल फ्रेमवर्क, मल्टीपल प्रोसेस में इस मटेरियल यूआई को मिल जाता है। बेसिकली मटेरियल यूआई हम लोगों को ज़्यादा मिलता था एंगुलर के साथ। एंगुलर के साथ मटेरियल यूआई मटेरियल एंगुलर मटेरियल जो उसको बोलते हैं, वो मिलता था। बट इसके अलावा भी हम लोग अगर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट जेएस कोई भी टेम्पलेट इंजन के साथ अगर काम करना चाहते हैं या फ्रेमवर्क के साथ काम करना चाहते हैं, तो हम लोगों को मटेरियल यूआई वाला जो पार्ट है, वो मिल जाता है। उसके बाद एंड ये एक्चुअली सन माइक्रोसिस्टम का एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, जो यहाँ पे है, जो बेसिकली बहुत सारे कंपनी जो है, वो अपना इंटरनल प्रोजेक्ट के लिए इसको यूज़ किया होगा। बट मैंने पर्सनली ज़्यादा यूज़ नहीं किए, मतलब देखे जाने हैं, बट उसको कोई प्रोडक्ट बेस्ड डेवलपमेंट में यूज़ नहीं किए। बट ऐसे बहुत सारा टेम्पलेट सीएसएस फ्रेमवर्क है जो यूज़ होता है। तो ऐसा है सीएसएस फ्रेमवर्क। और सीएसएस फ्रेमवर्क के बाद आते हैं एनिमेशंस फ्रेमवर्क। बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग जब फ्रंट एंड में काम करते हैं, तो विदाउट एनिमेशन फ्रंट एंड में कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है। खास करके अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनते हो और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अपीलिंग यूआई बनाना है, तो डेफ़िनेटली आपको जीएएसपी ये ग्रीन शॉक एप्लीकेशन बोल सकते हैं, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म ये है जीएएसपी जीएसएपी, जो ग्रीन शॉक ऐप बोल सकते हैं। तो ये लाइब्रेरी है, सबसे ज़्यादा अम, मतलब पहले आया था और ये एसवीजी के ऊपर एक्चुअली काम करता है। लेकिन इसका जो प्रोसेस है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। मतलब मैंने जो इतना यूज़ कर चुका हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो तब आपको ईज़ी लगेगा, लेकिन बेसिकली ये थोड़ा-सा हार्ड होता है। एनिम जेएस जो है, ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि इस जो लाइब्रेरी है ना, ये लाइब्रेरी एक ऐसे तौर पे ये यूज़ हो रहा है कि ये एक्चुअली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, एंगुलर के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, रिएक्ट के साथ इसको किसी भी जगह पे, मतलब नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, खास करके अगर कोई इनोवेटिव एनिमेशन बनाना है तो। मोशन जेस ये भी काफ़ी अच्छा है। मोशन जेस एक्चुअली ये एडोब का एक पार्ट है, मतलब एडोब कंपनी ने एक इसको बिल्ड किया था। इसका एक ओपन सोर्स है, क्रिएट जेएस बोलकर एक लाइब्रेरी है, जिसका पार्ट है ये मोशन जेस। एनिम जेएस भी कुछ हद तक इसको कुछ चीज़ें इसको एक्सटेंड किया होगा।
बट बेसिकली ये जो मेन जो लाइब्रेरीज़ है एनिमेशंस के लिए, ये काफ़ी अच्छा है। एनिमेशन फ्रेमवर्क मैं बोल रहा हूँ। तो ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा होता है। तो ये रहा सारा फ्रंट एंड का पार्ट। अभी जावास्क्रिप्ट में अगर काम करना है तो बैकएंड में क्या-क्या चीज़ हो सकता है? तो बैकएंड के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। बैकएंड में मेनली क्या होता है, बैकएंड में मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखा हूँ। तो नोड.जेएस जो है, नोड.जेएस एक्चुअली बैकएंड के हिसाब से यूज़ होता है। अभी आप बोलोगे कि नोड.जेएस कैसा बैकएंड है? नोड.जेएस बेसिकली बैकएंड मतलब ये एनवायरनमेंट है, मतलब जहाँ पे जावास्क्रिप्ट कंपाइल एंड रन होता है। तो इसलिए ये नोड.जेएस को मैं एज़ बैकएंड रख दिया। लेकिन जितने भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, वो भी नोड.जेएस के ऊपर चलता है। ड्यूरालैंड.जेएस वो भी एक अ, रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट का। ये भी वही सेम चीज़ करता है जो नोड.जेएस करता है। बर्न एसएच ये भी सेम चीज़ है, जो नोड.जेएस करता है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों बेसिकली जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट एंड कंपाइलर। तो जावास्क्रिप्ट का कोड को जो कंपाइल करता है और रन कराता है। तो ये तीनों में कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बट बेसिकली हम लोग जब एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादातर लोगों को सुना होगा कि यहाँ पे नोड.जेएस डेवलपर मतलब नोड.जेएस को सीखना नहीं है। नोड.जेएस के अंदर जो फ्रेमवर्क आता है, वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली बार्न एसएच जो है, बार्न एसएच में क्या होता है, हम लोगों को कुछ चीज़ है जो नोड.जेएस में भी आता है। नोड.जेएस सर्वर, तो यहाँ पे बार्न सर्वर जहाँ पे बार्न का हम लोग सर्वर प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद कुछ सीएलआई है, बार्न सीएलआई जो नोड के लिए भी सेम है। तो उसके अंदर यहाँ पे जो फ्रेमवर्क मैंने लिखा हूँ, वही सेम फ्रेमवर्क यहाँ पे भी चल सकता है बार्न के ऊपर। डेवलपमेंट के ऊपर भी सेम चीज़ चल सकता है। तो इसलिए मैंने ये दोनों ऑप्शंस को अभी ऑफ कर देता हूँ। तो नोड.जेएस मतलब बेसिकली बार्न एसएच और यहाँ पे जो भी है, उसके ऊपर हम लोग ये जो फ्रेमवर्क्स है नोड.जेएस का, ये फ्रेमवर्क हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस.जेएस बेसिकली सर्वर साइड एप्लीकेशन अगर बनाना है, मिनिमम माइक्रो एप्लीकेशन बनाना है, तो एक्सप्रेस.जेएस काफ़ी अच्छा है। हम लोग कुछ नाम सुने हैं ना कि एडब्ल्यूएस फंक्शंस, उसके बाद फायरबेस फंक्शन या बहुत सारा छोटा-छोटा मॉड्यूल के वाइज़ हम लोग जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, वो डेवलपमेंट एक्चुअली एक्सप्रेस.जेएस से काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर थोड़ा-सा बड़ा एप्लीकेशन करना है, थोड़ा-सा एंटरप्राइज़ लेवल का एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके बाद आता है नेस्ट.जेएस। नेस्ट.जेएस ये भी काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क है, जिसको यूज़ करके ही तभी जाके हम लोग इसका प्रॉपर ऐप डेवलपमेंट करने का जो प्रोसेस है, वो हम लोग कर सकते हैं। एडोनिस.जेएस ये कंप्लीटली फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए एक बढ़िया फ्रेमवर्क है, जिसका फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज़ होता है, अगर आप चाहते हो तो। इसका खुद का भी एक टेम्पलेट इंजन रहता है, जिसका नाम होता है एज और इसके अलावा इसमें काफ़ी हद तक जो ओडीएम का जो मैंने बात किया, ओआरएम का जो बात किया, वो सारा चीज़ इसके अंदर रहता है। तो इसीलिए एडोनिस.जेएस जो है, ये कंप्लीट एक फ्रेमवर्क है। फर्स्टिफाई ये बेसिकली हम लोग ज़्यादातर अगर एपीआई लेवल का अगर कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। कुआ, होनो ये दोनों जो फ्रेमवर्क है, ये दोनों फ्रेमवर्क एक्सप्रेस का ही अल्टरनेट फ्रेमवर्क बोल सकते हैं। कुआ एक्चुअली रेडीमेड सीएमएस है, बट होनो जो है, ये बेसिकली एक्सप्रेस का ही अ, मतलब अल्टरनेट है। उसके बाद नेक्स्ट.जेएस, नेक्स्ट.जेएस बेसिकली रिएक्ट जो लोग जानते हैं, उन लोगों के लिए नेक्स्ट.जेएस अच्छा होता है। मतलब जो बैकएंड में काम करना चाहते हैं रिएक्ट के साथ। जो लोग Vue.js के साथ काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बैकएंड में Nuxt.js आता है। ठीक है? तो ये बेसिकली हुआ जो मेनली नोड.जेएस डेवलपर बन के काम करना चाहते हो। लेकिन आप तो एप्लीकेशन बना लिया, लेकिन एप्लीकेशन बनाने से काम नहीं होता है। अगर आपका एप्लीकेशन में मेल ऑपरेशंस करना है, तो क्या करोगे? तो मेल अगर डालना है, मेल भेजना है, मेल रिसीव करना है, मेल को चेकअप करना है, तो उसके लिए ये ऑप्शंस होना चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए। तो नोड मेलर जो है, ये बेसिकली मेल सेंड करने का काम करता है। हम लोग जब कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो मेल को सेंड करने का जो प्रोसेस है,
वो इससे हम लोगों को दिखता है। मतलब हम लोग इसको यूज़ करके नोट मेलर से हम लोग मेल सेंड कर सकते हैं। मेल ट्रैप जो है बेसिकली इससे हम लोगों को मेल परफ़ॉर्म प्रॉपर्ली कर रहा है या नहीं, जा रहा है या आ रहा है, मतलब जो भी है, उसको चेकअप करने के लिए हम लोग मेल ट्रैप को यूज़ करते हैं। एसएमटीपी पोर्ट बेसिकली ये तो डेफ़िनेटली यूज़ होता है जब हम लोग नोड मेलर यूज़ करते हैं। सास एक्चुअली सेस ये है एक्चुअली एडब्ल्यूएस का ही एक सर्विस। शॉर्ट ईमेल सेंड मैसेज, शॉर्ट ईमेल सेंड ईमेल सेंडर कुछ ऐसा कुछ होगा। तो ये जो है, ये बेसिकली अमेज़न का एक सर्विस है जिसको यूज़ करके हम लोग ईमेल सेंडिंग का काम कर सकते हैं। सेंडग्रिड एक दूसरा कंपनी है जहाँ जिसका प्रोसेस यूज़ करके हम लोग मेल सेंड कर सकते हैं, बट उसके सारे एपीआई हम लोग को नोड.जेएस के ऊपर ही बेस करके मिल जाएगा। मेलगन भी दूसरा एक कंपनी है। ऐसे बहुत सारा मेल सर्विसेज़ मिल सकता है, जिसको हम लोग जिसका एपीआई यूज़ करके हम लोग ईमेल वाला जो काम है वो कर सकते हैं। इसके बाद आता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मतलब बेसिकली आज के डेट में ऑटोमेशन का बहुत काम आ रहा है। मतलब बेसिकली नाम तो सुना होगा एन-ए-10 या एआई ऑटोमेशन। तो बेसिकली एन-ए-10 हो या एआई ऑटोमेशन हो, जो भी हो, इसके लिए जो ऑटोमेशंस के लिए जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए बैकग्राउंड में जो प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट करके काम करना पड़ता है, उसके लिए ये सारा चीज़ एक्चुअली पीछे रहता है। क्रॉन जो है, ये इसको cron जॉब बोलते हैं, जो बेसिकली सिस्टम में अ, बिहाइंड द प्रोसेस, मतलब बेसिकली जो जिस तरीके से हम लोगों के पास नोटिफ़िकेशन मिलता है ना मोबाइल में, व्हाट्सएप में कोई मैसेज आया तुरंत वो पॉपअप होकर दिख जाता है। तो बेसिकली वो बैकग्राउंड प्रोसेस होता है। तो सर्वर में भी हम लोगों को कोई मतलब कोई कोड को बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए cron जॉब जो है, ये एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका ही नोड में अगर हम लोग काम करते हैं, तो नोड क्रॉन बोलकर एक ऑप्शंस है, जिसको हम लोग यूज़ करके नोड.जेएस का जो शेड्यूलिंग ऑप्शन है, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा है लाइब्रेरी। सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ में बेसिकली क्या होता है, एक मेजरमेंट होता है, जहाँ पे सीएसपी, एचएसटीएस, सीएसआरएफ, एक्सएसएस, ऐसे बहुत सारा सिक्योरिटी मेजरमेंट है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो है कंटेंट सिक्योरिटी पेज सीएसपी मतलब, उसके बाद एचएसटीएस जो है बेसिकली ये जो हैकर लोग जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं ब्लैक होल क्रिएट करके, वो बेसिकली एक चीज़ है जो बेसिकली ब्लैक होल मतलब क्या होता है, कोई अगर ट्रैप करना चाहता है, तो उसको ब्लैक होल में डाल देना, जिससे हैकिंग वाला हैकर कन्फ्यूज़ हो जाए इस प्रोसेस को। सीएसआरएफ बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कुकीज़ में कुछ ऑथराइज़ेशन कोड जनरेट करते हैं। जब भी फॉर्म से या कोई भी यूआरएल से कोई डेटा आ जाए, उस डेटा को वैलिडेट करते हैं कि वो डेटा कोई बॉट ने नहीं किया है या कोई एक्चुअल यूज़र ने किया है, उसको वेरीफ़ाई करने के लिए ये ऑप्शंस रहता है। और क्रॉस साइट सिक्योरिटी जो है, अ, वो बेसिकली हम लोग इस जगह से हम लोग को मिलता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये हम लोगों का अगर अलग-अलग प्रोसेस को यूज़ करके अगर कोई भी प्रॉब्लम या अटैक होता है, तो उसके लिए ये प्रोसेस रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारा प्रोसेस है, जैसे कि हम लोगों को क्रिप्टो वाला ऑप्शंस है, जहाँ पे हम लोग हैश कोड जनरेट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो सिक्योरिटीज़ में आते हैं। उसके बाद नोटिफ़िकेशन, नोटिफ़िकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अगर हम लोगों को मोबाइल पे या किसी दूसरे एप्लीकेशन में जो जो लोग हम लोगों का यूज़र है, एप्लीकेशन यूज़र है, वो एप्लीकेशन यूज़र को पास नोटिफ़िकेशन भेजना है, तुरंत उसको नोटिफ़ाई करना है, तो उसके लिए हम लोग पुशर बोलकर एक पैकेज है, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फायरबेस एक सर्वर प्रोवाइड करता है, जहाँ से हम लोग नोटिफ़िकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फायरबेस नोटिफ़िकेशन बोलकर एक ऑप्शंस रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है? नोटिफ़िकेशंस को क्रिएट करने का। तो नोटिफ़िकेशन क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शंस हम लोगों के पास होता है। उसके बाद कैशिंग, कैशिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि अगर हम लोगों का एप्लीकेशन को फास्ट करना है, तो डेफ़िनेटली कुछ चीज़ है जो सर्वर को रेंडर करने में
क्या होता है सीपीयू का यूज़ेज़ रहता है। तो रेंडर जब भी करेंगे तब क्या होगा सीपीयू का यूज़ेज़ बढ़ जाएगा। तो सीपीयू का यूज़ेज़ को घटाने के लिए हम लोगों को कैशिंग की जो पार्ट है वो ज़रूरत पड़ता है। तो कैशिंग के लिए यहाँ पे रेडिस जो है एक डेटाबेस है, बट ये डेटाबेस जो है ये नोएसक्यूएल डेटाबेस है और इसका जो प्रोसीड्यूर है ये की वैल्यू पेयरिंग में ये एक्चुअली सर्वर साइड में स्टोर होकर रहता है। जिससे क्या होता है हम लोगों का मिलियन बिलियन डेटा जो है ये सेव होकर रहता है और इसको बहुत जल्दी-जल्दी इसको एक्सेस किया जा सकता है विथ की से। मतलब की वैल्यू पेयर करना है जस्ट डेटा डालने के लिए और जब हम लोग कॉल करते हैं तो की से कॉल करते हैं। तो इसीलिए रेडिस जो है बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है पॉपुलर डेटाबेस है, नोएसक्यूएल डेटाबेस बट इसका जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इसके जैसे ही बहुत सारा डेटाबेस मिलता भी है। memcache सेम चीज़ है, जो रेडिस करता है, वही सेम चीज़ ये भी करता है। ये भी सर्वर साइड में रहता है। तो मैंने जैसे बोला कि इस तरह का जो कैशिंग वाला जो काम है, अलग-अलग प्रोसेस है, जो इस काम को करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, वो है एपीआईज़ क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सबसे बढ़िया एपीआई प्रोड्यूस करना और एपीआई कंज़्यूम करने में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ही हम लोग रेस्ट एपीआई जो है ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही ये बना, जो जेसन ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। जेसन ऑब्जेक्ट बेसिकली रेस्ट एपीआई का ही पार्ट है। तो जेसन ऑब्जेक्ट जो होता है वो बेसिकली रेस्ट एपीआई होता है। सोप एपीआई जो है बेसिकली एचटीएमएल का एक पार्ट है या एक्सएमएल का पार्ट बोल सकते हैं, वो होता है सोप एपीआई। उसके बाद ग्राphql, ग्राphql ऑलमोस्ट जेसन एपीआई जैसे ही है, बट इसका थोड़ा-सा अलग तरीके से आर्किटेक्चर है, जहाँ पे क्वेरी लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग एसक्यूएल क्वेरी जैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे सेम टाइप का कुछ रिज़र्व कीवर्ड होता है, जिसको यूज़ करके हम लोग क्वेरी कर सकते हैं। जीआरपीसी ये बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बेसिकली हम लोग अगर लाइव सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हैं, जहाँ पे हम लोगों का डेटा ट्रांसमिशन करना है लाइवली मतलब जो भी हम लोग अभी लाइव कम्युनिकेशंस करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू थ्रू इंटरनेट, उसमें ये जो प्रोटोकॉल है या इस एपीआई प्रोसेस जो है, इसको यूज़ करके हम लोग काम करते हैं। ओपन एपीआई जो है और स्वेगा जो है, ये बेसिकली एक्चुअली टूल है जिसको यूज़ करके हम लोग ये जो रेस्ट एपीआई जो भी बनाया है, उसका एपीआई एंड पॉइंट किस तरीके से काम करेगा, उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए ये दोनों यूज़ होता है। बेसिकली ये डॉक्यूमेंटेशन टूल है एपीआई का। ये एपीआई लेवल का एक डॉक्यूमेंटेशन टूल है। ओके? तो ये है बेसिकली इस पार्ट का। तो ये बैकएंड वाला पार्ट चला गया। अभी आता हूँ बिल्ड टूल में। बिल्ड टूल में बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही हम लोग फ्रंट एंड में काम करें या बैक एंड में काम करें, कहीं पे भी काम करें, खास करके फ्रंट एंड में, क्योंकि फ्रंट एंड में जब हम लोग काम करते हैं, जो भी फ्रेमवर्क्स जेएस फ्रेमवर्क्स और टेम्पलेट इंजन के साथ जो भी काम करते हैं, हम लोगों को ये बिल्ड टूल जो है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि जो भी फ्रेमवर्क हम लोग यूज़ करते हैं, बैक एंड में या फ्रंट एंड में, उसमें हम लोगों को जो कोड होता है, ज़्यादातर कोड जावास्क्रिप्ट में या टाइपस्क्रिप्ट में लिखा हुआ रहता है, उसको कंपाइल करके हम लोग एक्चुअली जो आउटपुट चाहते हैं, उस हिसाब से उसको आउटपुट देने के लिए बहुत सारा लाइब्रेरी बना हुआ रहता है। उस लाइब्रेरी को प्रॉपर्ली यूज़ करके उसका काम को निकलने के लिए हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारा अलग-अलग बिल्ड टूल मिलता है। तो वेबपैक जो है, ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज पैकेज है और इसको सीख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश किया और जितनी बार सीखने की कोशिश किया यहाँ पे काम तो कर पाया लेकिन ये बहुत ज़्यादा अ, मुश्किल वाला टास्क है। मतलब वेबपैक बहुत ज़्यादा हार्ड है कंपैरेटिवली अगर वाइट में काम करते हैं तो। वाइट बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सिंपल बिल्ड टूल है और ये फ्रंट एंड और बैक एंड में काफ़ी अच्छे से काम करता है बट खास करके वाइट सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट देता है वो फ्रंट एंड के लिए। तो इसीलिए आप देखोगे कि फ्रंट एंड टूलिंग इंजन में आप जब वाइट में जाओगे, तो ये फ्रंट एंड वाला काम का ही रेफर करता है। रोल-अप जो है, ये फ्रंट एंड, बैक एंड दोनों जगह पे काम करते हैं और वैसे ये रोल-अप जो है, ये काफ़ी अच्छा बिल्ड टूल है। ये बहुत पहले आया था वेबपैक
इससे भी पहले। पर्सनल जेस जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, डेवलपर फ्रेंडली है। ज़्यादातर टाइम मैं तो इसको ही यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ेशन, परफॉर्मेंस, डिपेंडेंसी सेटअप ऑटोमैटिकली कर लेता है, जो भी ज़रूरत पड़ता है। ऑटोमैटिकली बहुत हद तक कर लेता है, तो इसलिए इसको मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए ये काम करता है बहुत बढ़िया से, ठीक है? तो इसीलिए मैं पार्सल जेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ करता हूँ। पार्सल और बाइट अभी ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद गल्फ और ग्रांट जो है, ये भी सेम चीज़ है बिल्ड टूल के हिसाब से। इसके अलावा बहुत सारा टूल्स तो आते रहता है, तो ये भी है। उसके बाद सीएसएस प्रोसेसर। तो सीएसएस प्रोसेसर में जो मैंने सीएसएस इंजन जो मैंने बोला था, वही सेम चीज़ है। यहाँ पे सास, लेस, स्टाइलस ये जो है, ये सीएसएस का प्री प्रोसेसर लैंग्वेज है, जो एज़ फुल स्टैक डेवलपर आपको फ्रंट एंड में ये काम आता है। यूटिल्स जो है बेसिकली ये है एक्चुअली पैकेज मैनेजमेंट टूल। ये सारा जो है पैकेज मैनेजमेंट टूल। एनपीएम नोड.जेएस के लिए काम करता है। yarn जो है ये भी नोड.जेएस का ही पार्ट है, बट ये एक्चुअली बनाया है फेसबुक ने। इसका एक पर्पस है, पर्पस यही है कि अगर आपके जो सॉफ्टवेयर है पुराना हो चुका है, बहुत दिनों से आपका मेंटेन नहीं हो रहा है, तो आपके वो पैकेज अगर बैकडेटेड हो चुका है या ऑब्सोलीट हो चुका है, उस पैकेज को ढूँढकर सेटअप कर देने का काम यार्न काफ़ी अच्छे से कर देता है। तो इसलिए यार्न काफ़ी अच्छे मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट जिसके पास नहीं है, मतलब जिस सॉफ्टवेयर में लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं है, उस सॉफ्टवेयर को रिकवर करने में और उसका फिर से रिबिल्ड करने में यार्न काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बट यार्न जो है ये एक्चुअली नोड मॉड्यूल का एक पैकेज होता है। पीएनपीएम ये भी सेम जैसा ही है, नोड.जेएस का एक अलग सा पैकेज है। और ये भी हम लोग जब यूज़ करते हैं तो इसका एक्चुअली बना है गूगल ने। और इसका मेन फ़ोकस पॉइंट यही है कि परफ़ॉर्मेंस मतलब अगर सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज़ करना है, बहुत बल्की सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ में हैं, तो उसको ऑप्टिमाइज़ करके रन कराने का जो काम है, वो पीएनपीएम बहुत अच्छे तरीके से करता है। और मैंने फिर से n8n का नाम लूँगा क्योंकि n8n जो प्रोसेस में डेवलप किया है, उसमें मेनली क्या है, बहुत सारा पैकेजेज़ एक साथ में बाइंड होकर चलता है। तो इसी वजह से उसका जो बैकएंड में जो डेवलपमेंट प्रोसेस में जो पैकेज बिल्डर यूज़ किया गया है, वो पीएनपीएम है क्योंकि उसमें बहुत सारा मॉड्यूल्स है जिसको मर्ज करना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है और उसके लिए पीएनपीएम इस काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है। बान एसएच ये एक आगे चल के शायद बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा क्योंकि बान एसएच जो है ये एक ऐसा लैंग्वेज के ऊपर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकता है। लेकिन अभी के डेट में बान एसएच काफ़ी हद तक पॉपुलर हो चुका है बट अभी भी उतना पॉपुलर है नहीं। तो इसके जो चांसेस है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि मैंने ये इसको खुद को भी यूज़ करके देखा कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्टली एग्ज़ीक्यूटिव कमांड मतलब बेसिकली जो कि डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, ये बहुत ही जल्दी-जल्दी बना के दे देता है। जो बेसिकली सी में जो प्रोसेस मुझे पहले दिखा था, वही सेम चीज़ वन में काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो प्रोसेस है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटीज़ है, बट अभी के डेट में इसका जो काम है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है और आगे चल के 100% इसका सपोर्ट मतलब इसका जो मोटो है 100% नोट मॉड्यूल का सपोर्ट देना। अगर वो कर पाता है तो डेफ़िनेटली ये गेम चेंजर होगा। इसके अलावा काफ़ी सारा है। तो ये रहा यूटिल वाला पार्ट। अभी हम लोग डेटाबेस पार्ट में हम लोग जाते हैं। तो डेटाबेस पार्ट में बेसिकली आता है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी नोएसक्यूएल डेटाबेस है, जो काफ़ी हद तक पॉपुलर है। जो लोग नोड.जेएस के ऊपर या जावास्क्रिप्ट डेवलपर जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के लिए। एसक्यूएल डेटाबेस में मायस्क्यूएल और पोस्टग्रेसएसक्यूएल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये दोनों डेटाबेस भी एसक्यूएल डेटाबेस है और पोस्टग्रेसएसक्यूएल जो है, ये काफ़ी हद तक अभी पॉपुलर होने वाला है और हो भी गया है। क्योंकि इसके अंदर इस पोस्टग्रेस एसक्यूएल के अंदर दोनों तरीके का प्रोसेस है। एक एसक्यूएल प्रोसेस है और एक नोएसक्यूएल प्रोसेस भी है।
जो पोस्टग्रेसएसक्यूएल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इसी के वजह से पोस्टग्रेसएसक्यूएल जो है ये वन ऑफ द बिगेस्ट डेटाबेस बन चुका है अभी के डेट में। उसके बाद ओआरएम। ओआरएम बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग डेटाबेस रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसको लिखने का जो तरीका होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्योंकि कहीं पे हम लोगों को एसक्यूएल क्वेरी लिखना पड़ेगा, कहीं पे हम लोगों को नोएसक्यूएल क्वेरी लिखना पड़ेगा। अलग-अलग तरीके का ऑप्शंस मिल सकता है। तो उसको सिम्प्लीफाई करना और उसको मैनेज करने का जो काम है, वो इस तरीके का कुछ लाइब्रेरी बोल सकते हैं या फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, जो हम लोग को उस काम को हेल्प करता है आसानी से करने के लिए। इसमें एक है प्रिज़्मा और टाइपोग्राम। टाइपोग्राम और प्रिज़्मा मैंने दोनों ही यूज़ कर चुका हूँ। मुझे पर्सनली टाइपोग्राम ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रिज़्मा भी खराब नहीं है, मतलब ये भी अच्छा से परफ़ॉर्म करता है। उसके बाद आता है ओडीएम। ओडीएम बेसिकली क्या है, ये एक्चुअली काइंड ऑफ फंक्शंस बना देता है। मतलब इसका एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअली लाइक क्लास के तौर पे ये काम करता है। हम लोग जो भी डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका क्लास बनता है और उसी क्लास के ऊपर बेस करके ये काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये ओडीएम, मतलब ओडीएम बेसिकली ऑब्जेक्ट डेटा ऑब्जेक्ट मैनेजर बेसिकली इसको बोलते हैं। तो डेटा पहले होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा मैनेजर ऐसे बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट डेटा मैनेजर जो बेसिकली हम लोगों का जो डेटाबेस का जो डेटा होता है, उसका पहले ऑब्जेक्ट बनता है और उसी ऑब्जेक्ट को मैनेज करता है। तो बेसिकली ये जो काम है, ये काम को बहुत आसानी से करने के लिए ये mongoose जो है, ये काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को काम करता है ओनली फॉर मोंगोडीबी के लिए। बट एसक्यूलाइज़ जो है, ये एसक्यूलाइज़ एसक्यूलाइट जो मतलब सॉरी एसक्यूएल सर्वर्स जो भी है, जैसे कि मायएसक्यूएल, पोस्टग्रेसएसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल डीबी, ये सारा जो डेटाबेसेस है एसक्यूएल सर्वर, उसका जो डेटा ऑब्जेक्ट मैनेजर है, वो बेसिकली ये बना के देता है इस लाइब्रेरी के थ्रू। केनेक्स्ट.जेएस जो है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, जो डायरेक्टली एसक्यूएल क्वेरी को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना जानते हैं, वो केनेक्स्ट.जेएस को यूज़ कर सकते हैं। इसका भी वर्सेटाइल सपोर्ट्स होता है एसक्यूएल सर्वर्स के ऊपर। इसके अलावा बहुत सारा ओडीएम हो सकता है। मतलब है, हो सकता है मतलब है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का तो बात तो हमेशा हर एक सॉफ्टवेयर में ज़रूरत पड़ता है। एंड टू एंड ऑथेंटिकेशन नाम सुना होगा। तो एंड टू एंड ऑथेंटिकेशंस बनाने के लिए जेडब्ल्यूटी टोकन्स यूज़ किया जाता है। लेकिन मुझे थोड़ा-सा शक है कि जेडब्ल्यूटी टोकन क्या 100% एंड टू एंड एन्क्रिप्ट करता है? मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे जेडब्ल्यूटी टोकन जो है, ये एक्चुअली एंड टू एंड जो अ, टोकन है, मतलब एन्क्रिप्शन जो है, वो बेसिकली सपोर्ट करता है। उसके बाद ओऑथ बोलकर एक ऑप्शंस है, जो बेसिकली हम लोगों को सिंगल साइन करके, मतलब एक पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन में हम लोग साइन अप कर लिए, उसका एक प्रॉपर प्रोसीड्यूर रहता है। उस साइन अप करने के बाद उस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को हम लोग शेयर कर सकते हैं दूसरे किसी सर्वर के साथ। अगर वो चाहे कि हम लोग का जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, उस ऑथेंटिकेशन को ग्रांट करके अपना खुद का जो अपडेटेशन से या अपना जो प्रोसेस है, उसको एक्सेस दे देना। तो इसके लिए वो और जो प्रोसेस है, ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लाइक प्रोसेस है और इसका ऑथराइज़ेशन हम लोग अपने साइड पे रखते हैं, जब हम लोग एपीआई एक्सेस वाला काम मोस्टली करते हैं। क्योंकि एपीआई एक्सेस में हम लोगों का जो डेटा होता है, उसका विदाउट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के बिना हम लोग डेटा नहीं दे सकते यूज़र्स को, दूसरे डेवलपर को। पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट बेसिकली हम लोगों का जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक लॉगिन लाइब्रेरी बोल सकते हैं या फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम लोगों का नॉर्मल जो ईमेल पासवर्ड के थ्रू जैसे लॉगिन करते हैं, उसका भी प्रोसेस दिया हुआ है। और इसके अलावा थर्ड पार्टी जो लॉगिन रहता है, जैसे कि फेसबुक लॉगिन, गूगल गिन, उसके बाद अ गिटहब लॉगिन, लिंक्डइन लॉगिन, अगर इस तरह का लॉगिन्स चाहिए, तो वो पासपोर्ट का जो पैकेजेस है, उसको यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। ये है बेसिकली मेन ऑप्शंस जो हम लोगों का लॉगिन करने का प्रोसेस मैनेज करता है।
बट अगर हम लोग चाहते हैं कि विदाउट कोड हम लोग मतलब हम अपना जो एप्लीकेशन है उसको मैनेज करेंगे और उसको लिए हम लोग एक सिक्योरिटी सिस्टम बिल्डअप करके रखेंगे। तो उसके लिए की क्लॉक बोलकर एक सीएमएस सिस्टम है, ऑथेंटिकेशन सीएमएस सिस्टम। जिसको यूज़ करके हम लोग एप्लीकेशन का किसी भी तरह का एप्लीकेशन का हम लोगों के पास मान लीजिए कि 10-15 एप्लीकेशंस है। जैसे अभी ज़ोहो का नाम उठाया ना, तो ज़ोहो में बहुत सारा प्रोडक्ट्स है। तो अगर एक लॉगिन करने के बाद अलग-अलग प्रोडक्ट्स का एक्सेस चाहिए, तो उस टाइम पे हम लोग टिक लॉक जो ऑप्शंस है, इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक सेंट्रलाइज़ ऑथेंटिकेशन सिस्टम जिसको यूज़ करके किसी भी एप्लीकेशंस में हम लोगों का एक्सेस मिल सकता है। तो उसका जो प्रोसेस है, वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा कोड की ज़रूरत पड़ता है बट ज़्यादातर चीज़ें जो है ये नो कोड में ही चल जाता है। ठीक है? अगर इसका भी कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं बना दूँगा, अगर कोई कमेंट करके जानना चाहता है तो। इसके बाद होता है सीएमएस। सीएमएस बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे क्विकली हम लोग अपना जो एप्लीकेशन है उसको रन एंड लॉन्च करना है। तो उसके लिए ये एक्चुअली यूज़ करते हैं। सैनिटी एक सीएमएस टाइप का फ्रेमवर्क है, जिससे हम लोग एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। स्ट्रैपी स्ट्रैपी जो है, स्ट्रैपी बहुत ज़्यादा पॉपुलर सीएमएस है नोड.जेएस डेवलपर के लिए। इससे हम लोगों का किसी भी तरह का एपीआई लेवल का ऐप विदाउट नो मतलब विदाउट कोड हम लोग इसको बिल्ड कर सकते हैं। बैकग्राउंड में हम लोगों को ज़्यादा कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम लोगों का ज़्यादातर कोड नो कोड में ही ये बैकएंड का जो एपीआई बिल्ड करना है, वो हो जाता है। इसके अलावा हम लोग का अगर उसका फ्रंट एंड भी बिल्ड करना मतलब एक प्रॉपर जो वेबसाइट होता है, वो अगर बनाना चाहते हैं, तो इससे हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक है। इसके अलावा और एक सीएमएस है घोस्ट बोलकर, जो वो भी यूज़ होता है। इसके अलावा और कुछ नाम है जो मैंने जब मैंने इसको बनाया था उस टाइम पे याद नहीं आया था, तो मैंने लिखा नहीं। तो अभी कुछ याद आ रहा है, तो वो भी यहाँ पे है, ठीक है? इसके बाद मैं आता हूँ वर्ज़न कंट्रोल में। वर्ज़न कंट्रोल में बेसिकली जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम लोगों का जो डेवलपमेंट होता है, एक बार में पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता, तो स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट करते हैं। तो इसीलिए गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट ये सारा वर्ज़न कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये बेसिकली किस तरीके से काम करता है उसके बारे में शायद मैंने कभी वीडियो बना होगा। ये शॉर्ट वीडियो बना दूँगा, जिससे समझना आसान होगा। उसके बाद सीआई/सीडी पाइपलाइन। सीआई/सीडी पाइपलाइन जो है बेसिकली कंटीन्यूअस डेवलपमेंट कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट। मतलब एक बार बनाने के बाद उसको फिर से कुछ कोड इटरेट करना है और उसको डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए गिटहब एक्शंस जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूल है। ये एक काइंड ऑफ ऑटोमेशन टूल बोल सकते हैं। कोड कोड ऑटोमेशन मतलब कोड लिखकर ही ये इसका ऑटोमेशन किया जाता है। सीआई जो है ये वही गिटहब गिटलैब का जो एक्शन है गिटहब का सीआई है। जेनकिन एक्चुअली जावा में जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए ये है। अभी हम लोग उतना ज़्यादा जेनकिन यूज़ नहीं करते हैं एज़ जावास्क्रिप्ट डेवलपर, बट कहीं-कहीं पे होता है कंपनी में। तो ये सीआई/सीडी पाइपलाइन। उसके बाद आता है टेस्टिंग फ्रेमवर्क। टेस्टिंग फ्रेमवर्क में जेस्ट है जो रिएक्ट या हम लोग एंगुलर में जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं तो जेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में ही। मोचा भी सेम चीज़ है। इसके बाद प्लेराइट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो आप जावास्क्रिप्ट में काम करो या कोई भी फ्रेमवर्क में काम करो, आपको एंड टू एंड अगर टेस्टिंग करना है तो प्लेराइट बहुत ही अच्छा एक फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ करके किसी भी तरह का फ्रंट एंड बैक एंड कोई भी एप्लीकेशन का टेस्टिंग हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये प्लेराइट जो है ये काफ़ी अच्छा एक टूल है। जो पहले सेलेनियम होता था, उसको रिप्लेस करके ये प्लेराइट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है अभी। डिप्लॉयमेंट टूल में डॉकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल होता है। अगर आप नोड.जेएस में काम करोगे, तो 100% आपको गिटहब एंड डॉकर आपको यूज़
आना चाहिए। मतलब आप इसको अगर यूज़ नहीं करना जानते हो, तो डेफ़िनेटली आप आपका जो एप्लीकेशन है डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो सर्वर में डाल ही नहीं सकते। हाँ, डाल लोगे लेकिन वो जो प्रोसेस है उसमें अगर कुछ भी चेंज करोगे, तो फिर से आपका जो सर्वर का जो सेटअप है वो फिर से करना पड़ेगा। तो हमेशा वो सर्वर सेटअप करके चेंज करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की टास्क हो जाता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर नहीं होता है। तो उसके लिए डॉकर वाला जो प्रोसेस है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। कुबरनेटिस डॉकर के ऊपर ही काम करता है, तो इसीलिए ये आप ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ये थोड़ा सर्वर का नाम है, जो बेसिकली ये जो CI/CD पाइपलाइन है, इसको यूज़ करके यहाँ पे बाय कमांड हम लोग इसको अपना जो एप्लीकेशन है उसको पुश कर सकते हैं। और उसमें बेसिकली डॉकर कुबरनेटिस ही उस सर्वर का बिहाइंड में काम करता है। क्योंकि हम लोग बेसिकली डॉकर का एक लाइब्रेरी मिलता है, एक एसडीके बोल सकते हैं, मिलता है जिसको हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग चाहते हैं अपना खुद का ये वर्सेल और इस तरह का कुछ अपना सॉफ्टवेयर मतलब सर्वर साइड बनाना चाहते हैं, तो भी हम लोग बना सकते हैं। तो उसके लिए ये 2 ऑप्शंस अगर पता है, तो डेफ़िनेटली हम लोग अपना खुद का भी इस तरह का सर्वर ड मतलब बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेनली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई नॉलेज बैरियर हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम होगा। आप कुछ भी बना सकते हो। एआईएमएल जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है अभी मार्केट में। एआईएमएल अगर आपको नहीं आता है तो आप अभी के डेट में सॉफ्टवेयर डेवलपर ही नहीं हो। तो इसीलिए अभी आपको एआईएमएल तो 100% थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए। 100% नॉलेज ना हो, थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए। टेंसरफ्लो ये एक्चुअली हम लोग जो अ, मशीन लर्निंग वाला जो प्रोसेस है, जहाँ पे हम लोग जो भी डेटा हम लोगों के पास रहता है, उस डेटा को ट्रेन करने के लिए ये टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, केरास, एमएल5 ये बेसिकली ट्रेन करने का मॉडल है। मतलब ये बेसिकली डेटा ट्रेन करता है, मतलब मॉडल ट्रेन करता है, जो मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं। नाम सुना होगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का जो मॉडल जो रहता है उस मॉडल को एक्चुअली ट्रेन करने के लिए हम लोगों को टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है? तो बेसिकली उसी तरह का हम लोगों का ओपन सोर्स मॉडल मिला होगा। बहुत सारे लोगों ने नाम जानता होगा, लामा। लामा भी एक्चुअली इसी मॉडल को यूज़ करके करते हैं। तो ये बेसिकली ट्रेन करने का प्रोसेस मतलब ट्रेन करने का फ्रेमवर्क है। तो हम लोग जब डेटास को डाल के मॉडल बनाते हैं, ट्रेन करके, मॉडल को ट्रेन करके जब बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को ये जो एमएल वाला जो फ्रेमवर्क है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। और ये सारे ही जेएस वर्ज़न में मिलता है। उसके बाद एआई वर्कफ़्लो, जैसे ही हम लोगों का एलएलएम बन जाता है खुद का तो उस एलएलएम खुद का भी हो सकता है, दूसरे का भी एलएलएम लेकर हम लोग अगर अपना खुद का एप्लीकेशन का कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ आइडिया बिल्डअप करना चाहते हैं। उसके लिए एनीटेन, फ्लोवाइज़ एंड लैंगफ्लो ये जो है ये विदाउट कोड इसमें हम लोग अपना जो स्किल सेट है उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, डेफ़िनेटली कोडिंग नॉलेज होगा तो बेहतर होगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा अ, काम में अभी लगता है। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ चुका है। एलएलएम एजेंट जहाँ पे कोडिंग का ही पार्ट है ज़्यादातर, यहाँ पे आपको कोड करना अच्छा लगता है, तो लैंगचेन आप यूज़ कर सकते हो, मेस्ट्रा यूज़ कर सकते हो। ओपेनएआई का एसडीके आ गया है, उसको यूज़ कर सकते हो। काइबन जेस ये भी एक ऑटोमेशन टूल है, जो बेसिकली एआई वर्कफ़्लो के काम को आसान करता है। एआई एसडीके जो है, ये बेसिकली काफ़ी अच्छा एसडीके है। इससे भी हम लोग बहुत सारा चैट एजेंट बना सकते हैं। इसका लिए ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, किसी भी तरह का एलएलएम को यूज़ करके हम लोग कोई भी तरह का चैट एजेंट मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। चैट एजेंट बिल्ड कर सकते हैं, वो मॉडल नहीं, चैट एजेंट बिल्ड कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन में हेल्प करता है। मॉडल्स जो है, कुछ कॉमन मॉडल ये है, जो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने यूज़ करता है, नाम तो सुना होगा। तो यहाँ पे ये एक्चुअली ओपेनएआई कुछ मॉडल प्रोवाइड करता है, कोहेयर देता है।
हगिंग फेस देता है, जेमिनी देता है, llama, जेमा बहुत सारा मॉडल है। तो एआई मॉडल्स के बारे में मैं जो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। उसके बाद कुछ टूल्स हैं जो चैटजीपीटी, मिडजर्नी, डॉली ये सारा है। ये बेसिकली हम लोगों को जेनरेटिव एआई का जो पार्ट है, वो एक्चुअली इसी जगह पे आता है। जो लोग जेनरेटिव एआई सीखना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली ये जो वाला पार्ट है, इसी पार्ट को फ़ॉलो करके जेनरेटिव एआई का काम होता है। ब्लॉकचेन, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था 2020 में, 19 2020 इस टाइम में। अभी थोड़ा-सा इसका पॉपुलैरिटी घट चुका है, बट स्टिल इसका ज़रूरत पड़ता है फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट पे, लॉजिस्टिक्स में। तो उस टाइम पे अगर हम लोगों को सिक्योरिटी और ट्रस्ट ये दोनों की कॉम्बिनेशन चाहिए, तो डेफ़िनेटली ब्लॉकचेन की ज़रूरत पड़ता है। तो उसके लिए वेब 3 जो है ये एक्चुअली फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ करके बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली बनता है इथेरियम में और इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करके वेब 3 के थ्रू हम लोग अपना जो एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ब्लॉकचेन का कुछ फ्रेमवर्क और प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन ब्लॉकचेन में जब भी हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहेंगे तो डेफ़िनेटली ब्लॉकचेन में काफ़ी खर्चा आता है। ब्लॉकचेन फ्री नहीं होता है। उसके बाद आता है मेनी मोड। मेनी मोड में बहुत सारा चीज़ें होता है क्योंकि मैंने बोला था कि जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक डेवलपर बनना एक कंप्लीट टास्क होता है, जहाँ पे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक डेवलपमेंट में हम लोग मोबाइल ऐप डेवलपर हो सकते हैं जावास्क्रिप्ट डेवलपर से, डेस्कटॉप ऐप डेवलपर हो सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी मतलब एआर-वीआर का काम कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, आईओटी का काम कर सकते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग का काम कर सकते हैं, ऑडियो स्ट्रीमिंग का काम करते हैं। जो हम लोग स्ट्रीमिंग सर्विस बिल्ड करते हैं, एनालिटिक का काम करते हैं, कुछ भी मतलब ये सारा चीज़ें, इसके बारे में जो भी फ्रेमवर्क्स है, मैं जल्दी-जल्दी एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है कुछ फ्रेमवर्क, मैंने इसका और एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लोग जानते होंगे इसका नाम। उसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है, वो भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए ये सारा पैकेजेज़ होता है, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एम्बेडेड इंजन में एम्बेडेड सिस्टम में ये सारा चीज़ यूज़ होता है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एआर-वीआर में कुछ ये लाइब्रेरीज़ यूज़ होता है ज़्यादातर। उसके बाद गेम डेवलपमेंट में ये सारा फ्रेमवर्क्स है, जो गेम डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आईओटी में बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं, जो यूज़ होता है। एमक्यूटीटी सर्विस में कुछ ऐसा एमक्यूटीटी सर्वर है, जो एक्चुअली आईओटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जहाँ पे हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग का अ अ, जो हम लोग देखते हैं रियल टाइम डेटा अप डाउन होता है, तो वो बेसिकली एमक्यूटीटी सर्विस के ऊपर बेस करके ये काम करता है। तो सॉकेट आईओ एक्चुअली इसी का ही एक प्रोसेस है जो प्राइवेसी मेंटेन करके नोटिफ़िकेशन वाला काम जो है वो हम लोग कर सकते हैं। तो आईओटी में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वीडियो स्ट्रीमिंग का कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पे है जो हम लोग वीडियो स्ट्रीमिंग में हेल्प करता है। ऑडियो स्ट्रीमिंग में भी सेम कुछ चीज़ें होता है। उसके बाद वेब आरटीसी में एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो पीआरजेएस बोलकर एक फ्रेमवर्क है। सॉकेट वेब सॉकेट में डेफ़िनेटली जो सॉकेट का बारे में मैंने बात किया था, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। एनालिटिक्स जहाँ पे हम लोग गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर ये नॉर्मल चीज़ है बट यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट का ही काम हो रहा था। और ये एनालिटिक का जो लाइब्रेरी है वो खुद भी बना सकते हैं। उसके बाद मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए सेंट्री, न्यू रेलिक ये बेसिकली मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए यूज़ है। बट इसके अलावा भी बहुत सारा पैकेजेस है। और मैसेजिंग सिस्टम जो है मतलब बेसिकली अगर आपका कोई भी टास्क हो चुका है, उसका कोई नोटिफ़िकेशंस करना है, तो उसके लिए आप अ, गूगल व्हाट्सएप एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप एपीआई में आपको पेमेंट थोड़ा-सा लगता है। पूरी तरीके से फ्री नहीं है। लेकिन अगर आप इसके अलावा ये सर्विस यूज़ कर सकते हो तो थोड़ा-सा फ्री होता है। और ट्विलो जो है ये बेसिकली एक ऐसा सर्विस है जहाँ पे हम लोग रियल मोबाइल में भी मैसेज भेज सकते हैं। उसके लिए थोड़ा-सा चार्ज देना पड़ता है। स्लैक और डिस्कॉर्ड जो है ये तो फ्री होता है। तो ये बेसिकली सारा चीज़ है
जो मैंने बात करना चाह रहा था इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर कि जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक डेवलपर नहीं, एक्चुअली जावास्क्रिप्ट डेवलपर अगर बनना है, आप फुल स्टैक डेवलपर बनो या ना बनो, वो डिपेंड करता है आपके मर्ज़ी के ऊपर। लेकिन जावास्क्रिप्ट डेवलपर ही एक काइंड ऑफ ये खुद ही एक फुल स्टैक डेवलपर का रोल आपको दे देता है, अगर आप जावास्क्रिप्ट को अच्छे तरीके से जानते हो तो। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जब आप एक बार काम करना शुरू करोगे, तो ये सारा चीज़ जो है जावास्क्रिप्ट डेवलपर का एक एक्सपर्टीज़ बन जाता है। क्योंकि अगर एक बार जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट में अगर आप घुस जाते हो, तो बेसिकली आपको ये सारा चीज़ कभी न कभी काम करना पड़ेगा या आपको एज़ पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट आप इसके ऊपर काम करने लगोगे। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट डेवलपर ऐसा नहीं है कि ये एक एक साइड डेवलपर है, ये कंप्लीट डेवलपमेंट है, अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनते हो। और जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट में आपको अगर इस 2025 में अगर आपको जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट एक बार आ जाता है काम करना, तो आपको कोई इससे आपको दूर नहीं कर सकता। तो मेरा यही रहा सारा चीज़। तो ये रहा मेरा जितने भी मैंने बात किया है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा ट्यूटोरियल एक्चुअली ट्यूटोरियल नहीं जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ जावास्क्रिप्ट डेवलपर जो लोग बनना चाहते हो, तो उनके लिए क्या-क्या सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सीखना पड़ेगा, लेकिन डेफ़िनेटली अगर आप ये सारा चीज़ अगर देखते हो, जानते हो, दिमाग पे रखते हो, तो डेफ़िनेटली आपको एक बूस्ट मिलेगा करियर में, जिससे क्या होगा आप महीनों में काफ़ी ज़्यादा इनकम कर सकते हो और हाई सैलरी वाला इनकम जो है वो जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट से ही आता है। क्योंकि अगर आप डेटाबेस इंजीनियर के बाद अगर किसी को अ, हाई सैलरी अगर देखते हो मतलब डेटाबेस इंजीनियर काफ़ी हाई सैलरी मिलता है, लेकिन डेटाबेस इंजीनियर से भी काफ़ी हाई सैलरी जावास्क्रिप्ट डेवलपर को मिलता है। तो इसीलिए अगर जावास्क्रिप्ट डेवलपर प्रॉपर वे में जानते हो और प्रॉपर वे में अगर सीखते हो, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज आपको मिलेगा। तो ये रहा थोड़ा-सा डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे इस चैनल पे नए हो, तो अभी-अभी सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। ओके?